राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है ASK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की जो क्लास नंबर होने वाली है वो 5 होने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो आपको लास्ट क्लास में ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था, उसका सिद्धांत बताया था और उसकी जो कार्यविधि है और उसकी रचना है, तीनों के बारे में बात की थी। ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको बताई थी, परिणामन अनुपात के बारे में भी चर्चा हुई थी। तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है कि जो ट्रांसफार्मर के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है और इसका क्या कार्य होता है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिए ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। कितने? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता होगा, ऊंचाई यानी कि यह ट्रांसफार्मर क्या होता है, उच्च विभव में बदलता है। ठीक है, जो जैसे अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या वोल्टेज या विभव बोल लो। ठीक है, निम्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को उच्च प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इसमें जो होता है, जो प्राथमिक जो कॉइल होती है या प्राथमिक कुंडली होती है, उसमें जो नंबर संख्या होती है उसमें कम होती है और जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है और जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, ये क्या होता है, उच्च विभव को जो या उच्च विभव में निम्न विभव को उच्च विभव में बदल देता है। ठीक है, और इसके बाद में बात करेंगे हम नंबर 2 की। नंबर 2 यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर जस्ट ऊंचाई का उल्टा होगा। यह क्या करेगा, उच्च विभव को क्या करेगा, उच्च विभव को विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। यानी कि यह उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने का काम करता है। जो जनरली हमारे विलेज में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने आपको इनका बात बताया है, तो अब आप लोगों को कमेंट करना है कि जो हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, या ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, उनका क्या काम होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है चौक कॉइल यानी कि चौक कुंडली, कि चौक कुंडली का क्या वर्क रहता है और उसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं या फिर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ कहाँ से कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चौक कुंडली या चौक कॉइल की। तो अब बात करने वाले हैं चौक कुंडली के बारे में। तो चौक कुंडली का क्या होता है, चौक कुंडली, और इसे किस प्रकार फॉर्म किया जाता है, इसका किस प्रकार ये दिखती है और इसका फिगर किस प्रकार होता है, तो उसकी पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चौक कुंडली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका आप लोग फिगर देखिए। इसका जो फिगर या चित्र होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये AC परिपथ का निशान होता है। ठीक है, AC परिपथ का निशान, तो इसमें हमने ये एक बल्ब एक जोड़ दिया है। ठीक है, और जो इसका जो ये ओम प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के रूप में बल्ब जुड़ा है और इसमें एक रोड रखी गई। इसके ऊपर ये जो रेड जो है, ये जो है तांबे के तार के फेरे हैं। ठीक है, तांबे के तार से बनी कुंडली है, यानी कि इसके ऊपर तांबे के तार को ऊपर से लिपटेरा गया है या तांबे के तार के फेरे हैं। ठीक है, और इस कुंडली में क्या होगा, ये तार के देखिए इस कुंडली में जो इसका डिटेल है इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे चौक कुंडली। ये देखिए 2020 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड के एग्जाम 2020 में इसको पूछा गया था। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लोहे के क्रोड पर, देखिए ये जो है लोहे की क्रोड है। ठीक है, ये है लोहे की क्रोड। ठीक है, लोहे की क्रोड पर मोटे तांबे के तार के कई फेरे
होते हैं, ठीक है। कई फेरे लगाकर इसको बनाया जाता है। ये देखो, ये लोहे की रॉड है, इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये लोहे की रॉड है, इसके ऊपर तांबे के तार के, मान लीजिए इस तार के जो फेरे हैं इस प्रकार से इसको लपेट कर बनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये कोई तार ले लिया गया और इस प्रकार इसको लपेट कर बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में तार मोटा होने के कारण इसका प्रतिरोध कम हो जाता है एवं कई फेरे होने के कारण इसका प्रेरकत्व उच्च हो जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे बात याद रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि इसमें जो इसका प्रतिरोध होता है कम होता है, तो कम किसके कारण होता है, ठीक है। तार की मोटाई के कारण इसका प्रतिरोध कम होता है। और इसका विभव जो होता है उच्च होता है, वो किस कारण होता है, ठीक है। इसका जो विभव होता है क्योंकि इसमें कई फेरे लगाए जाते हैं तांबे के तार के, इसलिए इसका जो प्रेरकत्व होता है वो उच्च हो जाता है। क्या होता है, प्रेरकत्व, सॉरी विभव नहीं, प्रेरकत्व होगा, प्रेरकत्व उच्च होता है, ठीक है। और जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, परिणामी प्रतिरोध जो होगा R बराबर, या परिपथ का प्रतिरोध ही प्रतिबाधा होता है, या आप प्रतिबाधा लिखिए R बराबर Z बराबर, R बराबर भी लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे R दिया गया है उसको Z लिया जाएगा प्रतिबाधा का, ठीक है। Z बराबर होगा √R² प्लस XL²। अब देखिए ये XL इसलिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये XL होगा ओमेगा L, ठीक है। अब XL को ओमेगा L भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए ω² × L² हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, चूंकि देखिए चूंकि जब परिपथ में R/L दोनों लगे हों तो इसमें शक्ति गुणांक होता है cos φ, शक्ति गुणांक होता है R/Z। क्या होता है, शक्ति गुणांक का जो सूत्र होता है वो R/Z होता है, ठीक है। R/Z होता है शक्ति गुणांक, यानी कि cos φ से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए R/Z हो गया, अब R की तो वैल्यू R रहेगी और Z की जो वैल्यू हो जाएगी R² प्लस ω² × L² का होल √। अब ये √ में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में बात करेंगे, इसका जो R का मान जो होता है 0 होता है, ठीक है। तार मोटा होने के कारण R का मान हम लोग क्या करेंगे, 0 हो जाएगा, या बहुत कम होता है, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब R का मान 0 होगा तो cos φ हो जाएगा 0। क्या होगा, cos φ हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, cos φ हो जाएगा 0। अब जब cos φ 0 हो जाएगा तो एक जैसे परिपथ की जब शक्ति निकालते हैं, इसमें परिपथ की शक्ति का फार्मूला होता है, P से इसको प्रदर्शित करते हैं, P बराबर IRMS और BRMS × cos φ। इसमें IRMS होता है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और जो IRMS होता है इसमें, सॉरी BRMS होता है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और IRMS होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और cos φ होता है शक्ति गुणांक, ठीक है। चूंकि इसमें जो होता है cos φ, अब इसमें R 0 हो जाएगा, जब R 0 हो जाएगा तो cos φ 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब cos φ 0 के बराबर हो जाएगा तो IRMS BRMS और cos φ की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ से शक्ति जो आएगी वो 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। अब बात करेंगे, अर्थात चौक कुंडली से धारा को नियंत्रित तो किया जा सकता है, क्या, चौक कुंडली से धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो है इसकी जो ऊर्जा हानि होगी वो 0 होगी, मतलब इसमें ऊर्जा की कोई खपत नहीं होगी, यानी कि ऊर्जा ह्रास 0 होगा या ऊर्जा हानि 0 होगी। अब ये थी चौक कुंडली। आप चौक कुंडली के बारे में अगर डिटेल में पूछा जाए तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक की सभी बातें लिख देनी है, ठीक है, विधिवत तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है। ये चौक कुंडली के बारे में हो जाएगा, लगभग 3 नंबर में भी पूछ सकता है, और इसमें यदि कोई भी परिभाषा जोड़ दी उसके साथ ये आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी 2020 के एग्जाम्स में पूछा गया है। और मेन बात ये होती है कि इसमें जैसे ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्या होता है, अगर परिपथ की शक्ति पूछा जाता है, परिपथ की शक्ति कितनी होगी, तो उसमें फार्मूला लगेगा P बराबर BRMS × IRMS × cos φ, ठीक है। cos φ इसमें शक्ति गुणांक हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे आगे की, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, सॉरी अब ये जो चौक कुंडली है, इस चौक कॉइल, इसको इंग्लिश में चौक कॉइल बोलते हैं, शक्ति गुणांक cos φ
और P और ये, ठीक है, प्रतिबाधा Z, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू में ये पूछे जाते हैं, और इसमें जो ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा XL बराबर, ठीक है। चलिए, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको आज की क्लास में हमने बताया है ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा की है, और उसके बाद में आपको चोक कॉइल के बारे में भी चर्चा की गई है। तो यहाँ तक रखेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यहाँ से थ्योरी वाला जितना भी पार्ट होता है, लगभग 5 क्लासेस हमारी प्रत्यावर्ती धारा की हुई हैं। काफ़ी वेटेज रखता है 12th बोर्ड में, और उसके बाद में इम्पोर्टेंट सेक्शन भी रहता है यहाँ से। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखकर, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग MCQ करेंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी MCQs के साथ आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले जो भी छूट गए हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 7, उसमें न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी, और उसके साथ में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपने फैमिली के साथ, या फिर जिनको भी आप जानते हैं जो भी क्लास बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस पर जो अभी आने वाली जो लगभग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी उसके लिए भी टाइम है आपको 2025 के सेशन से इस चैनल पर सभी क्लासेस उम्मीद करूँगा कि आपको उपलब्ध करा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।